चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देश का उससे मत बाहर जाइए, बिल्कुल सही गलत कह रहे हो। आज अगर देश का किसान सड़कों पर है तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से है, क्योंकि सदन में चर्चा नहीं होने दी गई। नीतियां तो हमेशा तुम्हारी कांग्रेस की सही रही है, इसके अलावा किसी की नीतियां सही नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुप वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक न्याय यात्रा की, समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा की। इधर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये प्रबुद्ध खेल रही हैं। दोनों पार्टियों ने प्रबुद्ध सम्मेलन किए हैं, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया है और इस बीच अखिलेश यादव ने एक नया दांव खेला है। पिछली जातियों को एकत्रित करने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा राजपाल कश्यप जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में निकली है। और ये एक यात्रा नहीं है, कई नेताओं के नेतृत्व में इस तरह की यात्राएं निकली हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और ये पिछड़ों को एकत्रित करने की एक बड़ी सोची समझी रणनीति है, जिससे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा हैं और अखिलेश यादव अपने ऐसे ही नेताओं को पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी पहचान बना रहे हैं। और यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में इस तरह के युवा नेता केंद्रित हो रहे हैं और वो एक तरह से अखिलेश यादव की टीम के अच्छे सदस्य के रूप में पहचाने जा रहे हैं। तो राजपाल कश्यप के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय यात्रा शुरू हुई है बरेली से, वो आज फरुखाबाद पहुंची है और अच्छा सम्मेलन हुआ है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हुए हैं। सुभाष पाल जात के हैं, उन्होंने वो इस सम्मेलन के संयोजक बनाए गए थे। और इसके बाद में तमाम सी जातियां हैं, राजपूत है, यादव है, यादव तो है ही उनके साथ में, राजपूत है, कश्यप है। कश्यप जाति को जोड़ने का एक बड़ा सफलता मिली है राजपाल कश्यप को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में। और तमाम सी जो पिछड़ी जातियां हैं उनको बाथम समाज, कश्यप समाज को तो बहुत बड़ी सफलता मिली है इस समाजवादी पार्टी से जोड़ने में। जंगाली लाल बाथम एक बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी के हैं। हमने जब से पत्रकारिता शुरू की, हम बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े चेहरा के रूप में जंगाली लाल बाथम को देख रहे हैं। उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कई पदों पर रहे हैं। आज जंगाली लाल बाथम भी समाजवादी पार्टी के हो गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये सामाजिक न्याय यात्रा पिछड़ों को जोड़ने के लिए जो अखिलेश यादव ने निकाली है, शुरू की है, वो उसमें काफी सफलता मिल रही है इस अभियान को। और उधर भाजपा और बसपा प्रबुद्ध खेल रहे हैं, ब्राह्मण खेल रहे हैं। और इधर एक जो नई रणनीति के तहत जो अखिलेश यादव ने जो योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की बात कही है, उसमें काफी सफलता मिल रही है। एक यात्रा नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में चल रही है, जो दूसरी पिछली जातियों को संगठित करने की बात कर रही है। और अलग अलग जिलों से होकर के यात्राएं निकल रही हैं, जहां जिस क्षेत्र में, जिस जिले में जिस जाति का अपना प्रभुत्व है, उस क्षेत्र से होकर के यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो आज हम इसी सामाजिक न्याय यात्रा पर चर्चा करेंगे। और सम्मेलन के बाद में राजपाल कश्यप ने बहुत साफ सी बात कही है कि ये सामाजिक न्याय यात्रा रुकेगी नहीं, सामाजिक न्याय यात्रा रुकेगी नहीं। और सारी बहुत प्लानिंग से सारी बात उन्होंने कही है कि किस तरह से अखिलेश यादव को इसलिए अपमानित किया जा रहा है कि वो पिछली जात के हैं, इसलिए बार बार अब्बा जान करके उन्हें चलाया जा रहा है, दूसरे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो घटिया भाषा बोल रहे हैं
मुलायम सिंह के प्रति, जो रक्षा मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके प्रति बोल रहे हैं, अखिलेश यादव के प्रति बोल रहे हैं, वो केवल इसलिए बोल रहे हैं कि वो पिछली जात के हैं। और पिछली बार जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत बड़ा योगदान था पिछड़ों का, और पिछली जातियों के योगदान की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। इस बार वो पिछली जातियां समाजवादी पार्टी के साथ में है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, ये राजपाल कश्यप ने दावा किया है। और बहुत सी चीजें निकल करके जो यात्रा में उनके अनुभव हैं वो उन्होंने साझा किए हैं, और यही कहा है कि अब लोग 5 किलो राशन नहीं चाह रहे हैं, लोग ये चाह रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिले, युवा है उन्हें नौकरी चाहिए, वो राशन की बात नहीं कर रहे हैं। किसान है तो चाह रहे हैं कि उन्हें फसल का वाजिब मूल्य मिले, वो 5 किलो अनाज लेकर के संतुष्ट नहीं होना चाहते। ये सारी चीजें बहुत बड़ी बातें कही है राजपाल कश्यप ने। और कुल मिलाकर के जो अभियान है, जो उद्देश्य है इस पूरी यात्रा का, वो है पिछड़ों को जोड़ने का। और ये साइलेंट प्लानिंग कही जा सकती है अखिलेश यादव की, क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन और 3 प्रबुद्ध सम्मेलन 3 विधानसभा क्षेत्रों फर्रुखाबाद में भी हो चुके हैं, और तीनों प्रबुद्ध सम्मेलन कोई भाजपा वाले कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं। बिल्कुल कार्यकर्ता बैठक की तरह हुए हैं तीनों प्रबुद्ध सम्मेलन, और कोई इस तरह की स्थिति नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जो एक सम्मेलन किया, उसके मुकाबले तीनों सम्मेलन बहुत हल्के रहे हैं, बहुत कमजोर रहे हैं, और कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं। क्योंकि सत्ता की चमक दमक है, इसलिए मंत्री भी आ रहे हैं, बड़े नेता भी इनके यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के जो प्रबुद्ध लोग हैं जिनको जोड़ने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। 3 क्षेत्रों के सम्मेलन हो चुके हैं सदर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके। तो हम आज इसी सपा की सामाजिक न्याय यात्रा पर चर्चा करेंगे। तमाम से बिंदु हमने आप सबके साथ साझा किए हैं। आज की इस बहस में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला, प्रोफेसर हैं भारतीय महाविद्यालय में, और राम मुरारी शुक्ला जी प्रधानाचार्य रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस समय संगठन की जैसे कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, सपा का पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। और आज शशांक मिश्रा जो है मीरापुर से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कन्नौज से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, और शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का, और हम चाहेंगे कि किस तरह से ये जो सामाजिक न्याय यात्रा, और एक चीज और जो हमने भी बीच में संक्षेप में बताई भी है कि इस बार अखिलेश यादव एक यात्रा लेकर के खुद नहीं निकले, कई नेताओं को उन्होंने डेवलप किया है। ये उनकी जो नेतृत्व विकसित करने की जो नई प्लानिंग है, उसका हिस्सा कहा जा सकता है। कई नेताओं को उन्होंने इस बार यात्राओं पर अलग अलग निकाला है। खुद लखनऊ में बैठ करके सारी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। लोग विभिन्न पार्टियों के नेता रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनमें उपस्थित रहते हैं, वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन और दूसरी लाइन के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो विभिन्न यात्राओं को निकल करके अलग अलग जनपदों में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नील गंगवार जी, क्या है सारी प्लानिंग? जो कुछ हम पता कर पाए वो हमने बताई है अपने दर्शकों को। आप बताइए कि क्या प्लानिंग है, किस तरह से पिछड़ों को जोड़ने की बात है, और ये जो यात्राएं चल रही हैं, कई आपके यहाँ जो सुरक्षित सीट है उस पर भी 18 और 22 तारीख को कार्यक्रम है, अलग अलग नेता आ रहे हैं, के गौतम के नेतृत्व में कार्यक्रम है, यात्रा है, एक और 22 तारीख की यात्रा है। तो ये जो यात्राओं का दौर आपकी पार्टी में शुरू हुआ है, इससे कितनी ताकत मिल पा रही है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को? शेखर भाई, जब चुनाव आते हैं, कोई माने या न माने, उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर समीकरण बनते हैं और जात के आधार पर चुनाव। और ये स्पष्ट हो गया, सभी चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग कोई सम्मेलन करे, चाहे पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय का सम्मेलन हो, सबका एक मूल उद्देश्य है जनता को। और जहां जहां पर कोई सत्ता में रहकर किसी को कमजोर करता है,
तब इस प्रकार की सामाजिक न्याय की बात उठती है। आपको ध्यान होगा कि जब बीपी सिंह मंडल लेकर आए थे तो पूरे देश में भूचाल आ गया था और उन्हीं की उसकी स्थिति पर जो है कांग्रेस हाशिए पे चली गई। आज फिर स्थिति वही बनी जो ये सामाजिक पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है बैकवर्ड को जागरूक करने, क्योंकि जो मौजूदा केंद्र में सरकार है और प्रदेश में सरकार है ये बैकवर्ड के टुकड़े करना चाहती है। इसने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि इसे 3 भागों में बांट दीजिएगा। एक में उन्होंने यादव और कुर्मी को रख दिया जिससे 7% केवल देंगे, दूसरे में 11% देंगे और तीसरे में जो अत्यंत है उनमें उन्हें 9% देंगे। मैं पूछना चाहता हूं क्या कोई आंकड़े आपके पास हैं कि बैकवर्ड के तोड़ रहे? अरे तुमने दलित को क्यों नहीं तोड़ा है? एससी को भी तोड़िए, उसमें भी तमाम विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उसे भी करिएगा। ये दलित अदलित अत्यंत दलित और जो आरक्षण 52-51% बचता है उसमें कौन रहेगा? ये प्रश्न लोकसभा से लेकर सब जगह गूंज रहा है लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा है। केवल ओबीसी को खत्म करने की इस सरकार की जो तैयारी है उसका रणभेड़ी अब बच चुकी है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए लोगों को खड़ा कर दिया है और सब गांव-गांव जाकर ये बात बताने का प्रयास हो रहा है कि देखिए तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा। मैं तो कहता हूं या तो आरक्षण खत्म कर दीजिए और या जात के आधार पर आरक्षण जो क्यों नहीं उसकी जो है आप गिनती करा रहे हैं, जनसंख्या के बल पर आप आरक्षण दे दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केवल पिछड़ा वर्ग के पीछे पड़ के इसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी नेताजी उसी समय जो है राजनीति के शिखर पर पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा बैकवर्ड की बात की, बैकवर्ड के न्याय की बात की, दलित और किसान की उन्होंने बात की है। लेकिन आज किसकी बात हो रही है? आज इस ओबीसी को खत्म करने की बात कौन कर रहा है? मैं तो ये कहता हूं कि आरक्षण खत्म कर दो बिल्कुल। फिर देखिए आप, या जात के आधार पर यही करना तो जात के आधार पर आरक्षण दे दीजिए। इन्हीं सब बातों को लेकर कश्यप जी को बाहर निकाला गया है कि आप जाइए और लोगों को बताइए कि बैकवर्ड के साथ क्या अन्याय सरकार कर रही है। उसमें जो लोग अभी तक भागीदार नहीं थे, जिनको लोग गुमराह कर रहे थे, उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आओ, नहीं तो अगर तुम इकट्ठे नहीं हुए तो तुम्हारे साथ तुम्हारा घात हो जाएगा और तुम्हें तोड़ दिया जाएगा और तुम्हारा राजनीतिक नहीं बल्कि जो है आर्थिक और शारीरिक सब तरीके से तुम्हारा महत्व समाप्त कर दिया जाएगा। ये सरकार की चालें चल रही है, इसलिए इन यात्राओं की आज आवश्यकता है। इसलिए जो है अभी कल जो है दलित का भी सम्मेलन हमारे कायमगंज विधानसभा में होने जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि के गौतम है। इसके बाद 28 तारीख को जो है नरेश उत्तम पटेल आ रहे हैं। ये सब लोग केवल लोगों को, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप इनके अनाज के धोखे मत रहना, नहीं तो तुम्हारा ये सब कुछ खत्म कर देंगे। इसलिए आज इसकी आवश्यकता है। और कश्यप जी ने जो कहा है कि बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, किसान को अपनी जो है वाजिब दाम चाहिए उपज का। जो है अभी आप कल देखिए बरसात हो गई है, धान लोगों का खत्म हो गया, गन्ना गिर गया, फसलों का भारी नुकसान हुआ। इसका आकलन कराइए। आप कहते हैं आपका बीमा है। विवेक जी, आज का जो शेखर साहब आपका विषय है, ये विषय से सवाल ये भी होता है कि आज इस सामाजिक न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी उस पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता में रही, उस पार्टी को जरूरत क्यों पड़ी है? कौन सी समस्या आज पिछड़ा वर्ग के सामने आ गई, या कौन सी मूलभूत समस्याएं, मुद्दे थे जिनको ये प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से मांग रहे थे और वो हल नहीं हो रही थी? कौन से ऐसे मुद्दे थे? खाली एक हो जाने के लिए आप कह रहे हैं, इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। एक किस लिए हो? आपको सत्ता दिलाने के लिए एक हो जाएं? अरे उन्होंने सत्ता आपको कई बार दिलाई,
और जिस पार्टी से आप सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोग से आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। एक नहीं, कई कई बार आपने उस समय अपने पिछड़ी जातियों की फिक्र आपको नहीं हुई, उनके लिए आपने क्या उस समय किया? एक नहीं, कई बार पिछड़े वर्ग के आपके लोगों ने और लोगों ने आपको मौका दिया, सत्ता दिलाई, बीजेपी ने सहयोग किया, बीजेपी के सहयोग से सत्ता में आप आए, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया? आपने आज आपने भाजपा से सवाल पूछा आपने कि कौन से आपके बेसिक मुद्दे थे जिनके लिए आप ये कर रहे हैं? आज आपने भाजपा से सबसे अहम सवाल किया कि आज प्रधानमंत्री जी जो आप निजीकरण कर रहे हैं, इस निजीकरण के बाद आरक्षण क्या रह जाएगा? ये आपने सवाल किया? ये आज वही स्थिति है। आज राज्यपाल जी का आप बयान बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी को इसलिए अपमानित किया जा रहा है क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से हैं। राज्यपाल जी, आपको शायद याद नहीं होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रथम बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके सहयोग से बने थे? पता करिए, यही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने, और एक बार नहीं कई बार बने, उन बीजेपी के सहयोग से बने। आज आप कह रहे हैं वो अपमानित कर रहे हैं आपको। आज आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, निजीकरण चल रहा है, इस निजीकरण को देखने की बात थी। जब ये निजीकरण सब हो जाएगा, सारा कुछ निजीकरण में दिए दे रहे हैं, तो आरक्षण कहाँ रह जाएगा? पिछड़े वर्ग को क्या आप लाभ दिलाना चाहते हैं? क्यों आप जागरूक कर रहे हैं? आप उनको ये क्यों नहीं बताते कि हम सत्ता में इतने साल रहे तो हमने आपके लिए ये किया? आज कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। आज जो भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस कार्यकाल की हैं, जिनको आज क्रियान्वित भी सही ढंग से भाजपा या सपा के लोग नहीं कर पाए। आज इन सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे ये। और दूसरी बात यह है कि आप 32 सालों में आपका किसका शासन रहा उत्तर प्रदेश में? अप्रत्यक्ष रूप से कभी भाजपा का रहा, कभी सत्ता का रहा, कभी सत्ता में रहे। तो इन सवालों को जवाब आपको देना पड़ेगा। सत्ता में रहे कि हमने क्या किया अपने बेस वोट के लिए? केवल हमने अपने निजी फायदे के लिए अपने बेस वोट बैंक का इस्तेमाल किया, और आज जब सत्ता नहीं है, फिर सत्ता आपको चाहिए है, तो आपको वही अपना बेस वोट बैंक याद आ रहा है जिसके लिए आप सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और इसमें कहीं कहीं पे भागीदार, उतनी ही भागीदार भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसने सपा को सत्ता में लाने का पूरा अपना सहयोग दिया। शशांक मिश्रा जी। शेखर भैया, जिन बातों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें बात हुई थी कि हम दलितों, पिछड़ों, सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी हाल में ही आप देखिए, बनारस में जिन लोगों के पास अपने मकान नहीं है, घर नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, मैं मल्लाह और निषाद लोगों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की नावें तोड़ दी गई। तो बीजेपी के लोग लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को अपमानित ही करते रहे हैं। अभी हाल में ही आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया गया, केवल इसीलिए किया गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को हैं, और बीजेपी की हमेशा यही रणनीति रहती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटकर चुनाव कराए जाएं, जिससे कि बीजेपी को पुनः उसका लाभ मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने अब ये ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है, बीजेपी को हटाना है। योगी आदित्यनाथ जी अगर संत होते तो उनको घाटों से प्यार होता, नावों से प्यार होता, नाविकों से प्यार होता, क्योंकि भगवान राम जब वो माता सीता से मिलने जा रहे थे, तब एक मल्लाह ने ही नाव से उनको पार कराया था। लेकिन बाबा जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बाबा जी तो नाव तोड़ने पे लगे हुए हैं। अभी हाल में ही पश्चिमी यूपी की घटना है, एक राष्ट्रीय स्तर की खो-खो की खिलाड़ी थी, उसका सरेआम बलात्कार कर दिया जाता है। बलात्कार करने के बाद रॉड डाल के उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। इन सभी मुद्दों को लेके ही ये सामाजिक न्याय यात्रा आदरणीय
कश्यप द्वारा निकाली जा रही है। सोम तिवारी। लेकिन शेखर जी, आज हम लोग जिस सामाजिक न्याय यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं, मेरा इस पर मानना बाकी लोगों की सोच से शायद थोड़ा इतर है, क्योंकि अब तक जो पार्टी, जो पिछड़े वर्ग की पार्टी ही बोली जाती थी, लेकिन बोली पिछड़े वर्ग की जाती थी, लेकिन जहां तक सर्व समाज ने ये देखा है कि सिर्फ एक जाति वर्ग का उसमें एक विशेषाधिकार उसे प्राप्त रहा। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने इस बयान की हकीकत को परखने के प्रयास किया, तब उन्होंने देखा कि सिर्फ हमारे साथ हमारा एक पिछड़े वर्ग का सिर्फ एक ही वर्ग खड़ा हुआ है, बाकी कोई जाति पिछड़ी वर्ग के हमारे साथ नहीं है, कोई समाज का व्यक्ति नहीं है। तो उनको ये समझ में आया कि अब धरातल पर जाके जो हमारा ये बयान जो 400 वाला जा रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो ये सिर्फ 40 सीटों पर सिमट जाए। इसी के अंतर्गत उनको इस तरीके की एक सामाजिक यात्रा लॉन्च करनी पड़ी, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि उस समय बाकी जो पिछड़े वर्ग समाज से जो जो जातियां आती हैं उनको कितना सम्मान देना चाहिए था और उनको सम्मान नहीं दिया गया। इस वजह से आज ये स्थिति ये है कि जिन वर्गों की बात हो रही है वो वर्ग, उन वर्गों ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूर्णतः जो है वहां से दूरी बना ली है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है समाजवादी पार्टी के अंदर कि किस तरीके से उस पूरे पिछड़े वर्ग को जोड़ा जाए ताकि जो 400 का वादा किया है, 400 का जो दिव्य स्वप्न दिखा रहे हैं, इसको पूरा किया जा सके। क्योंकि पूर्व की सरकार रहते हुए अगर किसी को सम्मान दिया होता, किसी के लिए लड़ाई लड़ी होती, और पूर्व की तो बात छोड़िए, वर्तमान में जब उस समाज के ऊपर जहां जहां पर तकलीफें आई, इन 4 सालों में तो समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी के द्वारा एक भी प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ एक भी विरोध की आवाज मुखर नहीं हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये बड़ा विषय है जो मैं कोड करना चाहूंगा कि अब तक इन 4 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब तक आज जिनके लिए ये न्याय यात्रा निकल रही है, इनके सम्मान में समाजवादी पार्टी सड़कों पर कब उतरी है, पहले इसका जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तब ज्यादा समझ में आएगा कि सामाजिक न्याय यात्रा का आखिर असली मतलब ही क्या है। शुक्ला जी, कापुरारी जी। जी, शेखर सुमन जी नमस्कार। विवेक जी, आपका भी ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूँ, और आलोक तिवारी जी, मैंने जब से देखा है 1947 के बाद, पहले ऐसा कुछ नहीं था समाज में। जब हम गांव में रहते थे तो चाहे वो किसी भी जात का हो, हरिजन हो, एक इवन जमादार तक जो गांव में होते थे, अगर उनको भी अगली जात का बच्चा कुछ कह देता था तो उनके माँ बाप उनको डांटते थे और कहते नहीं ये ताऊ हैं, ये बाबा हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे समाज में था, और किस तरीके से इसको विकसित किया गया। और ये कब से हुआ? जब चौधरी चरण सिंह जी आए और उन्होंने ये आकलन किया कि 52% पिछड़ों की आबादी है, और यदि ये सब पिछड़े एक हो जाएं तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। ये उनकी सोच रही। तो उन्होंने पिछड़ों को एक दायरे में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबको ये मालूम है कि हर जात में, हर वर्ग में एक क्रीमी लेयर होती है, और क्रीमी लेयर होती है कि वो अन्य अपनी जातियों के अपेक्षा ज्यादा सक्षम होते हैं। उस क्रीमी लेयर को लाभ वही लेती है अभी तक पिछड़ों में।
असली पिछड़ों को, असली दलितों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसकी क्रीमी लेयर जो थी वो इसका लाभ लेती रही और इसका ध्यान आज तक नहीं दिया गया और ना दिया जा रहा है। जब भी आरक्षण तो ये था, समय समाप्त हो रहा आपका। पहले ये कहा गया था कि हम ये जो है कितने वर्ष तक रहेगा, संविधान में सब निश्चित कर दिया गया, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते खींचते हम इस हिसाब से पहुंचे हैं कि हम अपनी बात नहीं मतलब कह पा रहे हैं और जिन लोगों ने ये बात कही है तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हमको पूर्ण रूप से पिछड़ों और चाहे हरिजन जात से हो या ब्राह्मण हो, आरक्षण के हिसाब से, उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण और ये सब होना चाहिए। आलोगी शेखर भाई, बड़ा अच्छा विषय है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रही है। इस सामाजिक न्याय यात्रा के पूरे परिदृश्य में आप देखिए, पूर्ववर्ती जो इनकी सरकार रही है, ये सामाजिक न्याय यात्रा नहीं है। जैसा कि अभी शुभम तिवारी जी इसको कोट कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। ये इनकी यही यात्रा है। जब इन्होंने देखा कि अपना जनाधार जो है वो सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष तक सीमित रह गया है, तो आवश्यकता पड़ी कि सामाजिक न्याय यात्रा के बहाने कुछ लोगों को जोड़ा जाए। मैं प्रश्न पूछता हूँ, लोगों को जोड़ा जाए या लोग स्वेच्छा से जुड़ें, उसमें बड़ा अंतर होता है। हमारी पार्टी ने लोगों को स्वेच्छा से जोड़ने के मौके दिए। उसका कारण क्या? हमने जब उज्ज्वला गैस दी तो उसमें हमने कोई भी जाति, वर्ग, धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया। अभी आप कह रहे थे कि वंचित रहे, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, है? आरक्षण की आवश्यकता क्यों आती है? ये पिछड़ापन क्यों है? हम तो चाहते कि सभी अगड़े बने। भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है कि ना कोई हमारे देश में दलित रहे, ना वंचित रहे, ना शोषित रहे, ना पिछड़ा रहे। और इस अवधारणा को लेकर के हम सब जब साथ चल रहे हैं, तो यही अवधारणा है कि जब हम उज्ज्वला बांटते हैं तो जो वास्तविक जिसे आवश्यकता है, हम उसको उस उज्ज्वला गैस का लाभ पहुंचाते हैं। जब हम शौचालय बांटते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि इसमें धर्म, जाति, मजहब कहीं पर आड़े ना आए, जिसे आवश्यकता है उसको दिया जाए। इसी प्रकार से जैसे आपने कहा, नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, नौकरियां कहाँ आ जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, सब नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये सभी राजनीतिक मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि पूरे देश में इस सत्य है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। मात्र 2 या 5% के बीच में आंकड़ा रहता है। हाँ, हमने एक स्किल इंडिया डेवलपमेंट के अंतर्गत एक जो अभियान चलाया है कि हर व्यक्ति भारत का आत्मनिर्भर बने, उसी से तो गरीबी दूर होगी, उसी से तो आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा, उसी से सामाजिक न्याय मिलेगा। हम सब लोग इस अवधारणा पर काम कर रहे हैं और आप सब लोग फिर जाति की राजनीति पर आ जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है। ये अभी शेखर भाई कह रहे थे कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, मेरा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किसी वर्ग, जाति विशेष को लेकर के नहीं है। इससे समाज में रहने वाले वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक जितने भी इस में जो प्रबुद्ध वर्ग है, हम सब लोग बैठ करके योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार से समाज के वंचित, शोषित तबके को हम लाभ पहुंचा सकें, सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पहुंचा सकें। ये हमारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। आपका जो बसपा का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था वो एक जाति विशेष को लेकर का था। आप जो सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये भी एक आप पिछड़े वर्ग को टारगेट करके आप निकाल रहे हैं। हमारा सबका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहता। हम वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक जितने भी भारत के अंदर के निवासी हैं, हम सबको लेकर के चलने वाले लोग हैं, चलने वाली पार्टी है। और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, सबका हर प्रकार से उन्नयन होना चाहिए।
और ये प्रदेश की जनता भी जान रही है और देश की भी जनता जान रही है। इसीलिए आप बिल्कुल तय समझिए कि आपके इस झांसे में आने वाली जनता नहीं है, क्योंकि पूरे कोरोना के पीरियड में अगर आप देख लें, जैसा कि शुभम जी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, आप कहीं नजर नहीं आए। हमारे मंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा पूरा प्रशासन पूरी कर्मठता के साथ लगा रहा। आज उसी का परिणाम है। आज बड़ा शुभ दिन है। आज भारत को विश्व का अग्रणी वैक्सीन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन आज के दिन हुआ है। आज मोदी जी का जन्मदिन भी है। आप सबको बधाई भी है उसकी कि आज आपको एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन आज के दिन हुआ है। तो ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसको जनता समझ रही। और आप कह रहे थे 5 किलो, आप कह रहे थे कि 5 किलो गेहूं में नहीं जनता फंसेगी। अरे हम 5 किलो नहीं, वक्त आएगा हमारी जनता का पेट भूखा ना रहे, हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 25 किलो भी देंगे, 50 किलो भी देंगे, लेकिन मेरे देश की और मेरे प्रदेश की जनता को हम भूखे नहीं मरने देंगे। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिए। जी, अभी शेखर भाई हमारे शुक्ला जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने पिछड़ों की मुहिम चलाई थी और उन्होंने कहा था 52% पिछड़ा वर्ग है। तो मैं तो यही उनसे कहूंगा और बीजेपी से, अगर हमारी संख्या 52% है बैकवर्ड की, तो हमें 52% दे दीजिए ना। 27% के टुकड़े क्यों कर रहे हो? और 27% जो है बाकी को दे दीजिएगा। भाई जो बैकवर्ड है उसी के हिसाब से तो दोगे, तो 52% हमें दे दीजिएगा। तो इसी की सामाजिक न्याय यात्रा ये है। ये जो अन्याय हुआ है हमारे साथ में, इसी के लिए अब जो है लोग निकल पड़े हैं अपने घरों से कि हमें हमारे कांग्रेस बड़े बड़े आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पे। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बीपी सिंह ने ही मंडल जाकर जो है इनको खत्म कर दिया था। और मंडल और बीपी सिंह को बैकवर्ड हमेशा धन्यवाद देता है कि उन्होंने इस मंडल को लागू करवाया था और तभी वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज ये सरकार भी अब हाशिए में जाएगी। इन्होंने अगर बैकवर्ड के 3 टुकड़े किए हैं तो इनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये भी ये समझ रहे हैं। ये बैकवर्ड चुप नहीं बैठेगा। का 3 टुकड़ा, इसीलिए ये सामाजिक न्याय यात्रा है। का 3 टुकड़ा अभी हमारे साथीगण कह रहे थे कि एजेंडा है क्रीमी लेयर होती है। अरे हम पिछड़ों में भी जो पिछड़े हैं, जिनमें अरे आप सब लोग पिछड़े वर्ग के नाम पर एक जाति दीजिए भाई, हमको 52% दे दीजिएगा, फिर उसमें बांटिएगा। आप 27% में क्यों बांट रहे हैं? और आपने अपना ये कर दिया कि पहले जो अच्छे बच्चे होते थे वो सामान्य कैटेगरी में चले जाते थे और बाकी को मुखौटा सामने आ गया है। लेकिन अब आपने ब्रेक कर दिया है। पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर के नाम पर जो उड़े हुए हैं वो पूरा लाभ लेते रहे। हमारे जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उस सत्ता का कोई लाभ ना मिले, राजनीति का कोई लाभ ना मिले, ना राजनीति के जो भी लाभांश है ना उनका लाभ मिले। जो क्रीमी लेयर ऊपर बैठी हुई है बस वही लाभ। कौन मना कर रहा है? हम तो कह रहे हैं जो जाति जनगणना करा ली जाए और जाति के आधार पर दीजिए। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप हमारी पार्टी ही अभी विधेयक आया, अभी विधेयक पास किया है। ये हमारी ही सरकार की दम थी जिसने जातिगत जनगणना कराने का राइट सभी प्रदेश को दे दिया है। क्यों परेशान हो? हम सब लोग वास्तविक रूप से सच्चे हितैषी हैं पिछड़ेपन के। हम जाति के हितैषी नहीं हैं, हम जाति के हितैषी नहीं हैं, हम वास्तविक पिछड़ेपन के हितैषी हैं जिनका पिछड़ापन दूर हो। देखिए मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आप सब लोग सुन लेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो भी विचार आए हैं, माफ कीजिएगा, दोनों ही जो है अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, बटे हुए विचार हैं। पहली बात कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रवक्ता को दबी जुबान से आरक्षण का समर्थन करना पड़ रहा है। देखिए ये बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ तो आरक्षण का समर्थन ना करने की बात करके मुहिम चलाते हैं और दूसरी तरफ जब वोटों की बात होती है तब आरक्षण का समर्थन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात,
बिल्कुल सही कहा आपने कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अभी दिल्ली में ही पास हुआ है, क्या हुआ ये भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना जैसी आपने बहुत सी योजनाएं गिनवा दी कि जो आर्थिक आधार पर ध्यान में रखते हुए आप देते हैं, लेकिन आपके स्वयं के विधायक ने ये दावा किया है, ये पोल खोली है कि प्रधानमंत्री आवास में किसी भी तरीके का जो है इस तरीके का कोई पैमाना नहीं इजाद किया गया, धांधली हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, लिखित रिकॉर्डेड बयान है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम जाति विशेष की बात नहीं करते, जाति वर्ण विशेष पर कोई चर्चा नहीं करते। माफ कीजिएगा मान्यवर, एक निवेदन करता हूं, जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर अपनी जाति बताते हो, उन लोगों को ये शब्द कहना शोभा नहीं देता। सुनिएगा उनका बयान, जहां पर उन्होंने स्वयं कहा, उन्होंने तो कहीं ना कहीं संवैधानिक मर्यादाओं को ही तोड़कर रख दिया है कि जब प्रधानमंत्री पद पर रहने का नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं भी बता रहे अपना गोत्र, बता रहे हम ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूँ और पिछड़ापन मुझे दूर करना है। बता रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। सरकार करेगी जल्दी से। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी मैं ने एक कभी बात नहीं कहना कहा चाहता हूं। कि मैं इस जाति से आता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जितनी भी सरकारें केंद्र सरकार में बनी, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके कोई 10 महीने का, कोई 6 महीने का, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने लोकसभा का एक दिन भी सामना नहीं किया है। ऐसी ऐसी सरकारें बनी हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में ये दम थी जिन्होंने अपनी सरकारें पूरे वर्ष तक चलाई और चल रही हैं। कम से कम ये तो सोच ले। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है उसमें इतनी भी दम नहीं रही मान्यवर कि वो एक भी बार विपक्ष का एक हमला झेल पाती। एक आप ऐसा बता दीजिए अध्यादेश जो पास हुआ हो जिसमें विपक्ष के द्वारा विपक्ष को कहीं पर चर्चा करने भी दिया गया हो। गलत कह रहे हो। आज देश का उसके बाद बाहर जाइए, बिल्कुल सही गलत कह रहे हो। आज अगर देश का किसान सड़कों पर है तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से है, क्योंकि सदन में चर्चा नहीं होने दी गई। नीतियां तो तुम्हारी कांग्रेस की सही रही है, इनके अलावा किसी की नीतियां सही नहीं रही हैं। और यही नीतियों के कारण आज हम कश्मीर भोग रहे हैं। इन्हीं नीतियों के कारण हम कश्मीर भोग रहे हैं और कोई बात नहीं है। मान्यवर, आप नाराज हो सकते हैं लेकिन सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। नहीं, आपको चैनल पर बात करने की तमीज नहीं है। चैनल पर बात करना सीखिए पहले, और उसका बात की बात का और काट का जवाब दीजिए। एक एक बात का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे पाते हैं। जवाब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जब आप पूछते हैं तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। अनिल जी कुछ बता। गलत बात है। जब सवाल आता है तो भारतीय जनता ओबीसी एकजुट होकर जो है यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यही सामाजिक न्याय यात्रा है। मेरा केवल एक निवेदन है कि यहाँ बड़े शिष्ट लोग बैठे हुए हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, वो अगर मुझसे कहेंगे मुझे तमीज नहीं मैं मान लूंगा, लेकिन मान्यवर आपके ठीक है ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज की बुलेटिन की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल जी का, विवेक जी का, आलोक जी का, राम मुरारी शुक्ला जी का और शशांक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।